नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट को आपके अपने YouTube परिवार दिशा साइंस क्लासेस में। तो कैसे आप सभी स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे जी। और आज काफ़ी दिनों के बाद जो है क्लास 12th के केमिस्ट्री का क्लास जो है हो रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, जल्दी से एक बार इस क्लास को आप अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपके बेस्ट टीचर्स हैं, ऑफलाइन के जो आपके बेस्ट टीचर्स हैं, उनको भी ये केमिस्ट्री की क्लास शेयर करें, ताकि उनके पास भी जो छात्र पढ़ रहे होंगे उनको भी इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट एक बार हर क्लास में क्या करेंगे, हर ग्रुप में इस क्लास को शेयर करिए। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर क्लास को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं जी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राधे। चलिए तो क्लास को करते हैं शुरुआत जी। मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर अर्जुन सर रीडर हैं, श्यामिल हैं, स्मृति पांडे हैं, निखिल कबड्डी लवर है, नीलम कुमारी, मुस्कान, अमरीश जी, ब्रोकेन, सुरुचि, शामिल। चलिए वेरी गुड। तो क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि चैप्टर 2 का थोड़ा सा यहां पर हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है कि चैप्टर 2 का ध्यान दीजिएगा बुआ जी। चैप्टर 2 का जो है, चैप्टर 2 का हम लोग चैप्टर 2 केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, विलयन के बारे में हम लोग जो है यहां पर चर्चा कर रहे थे। और इस विलयन में हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या, विलयन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसमें क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो इसमें मुख्यतः रूप से हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा किए थे, दो ऑब्जेक्टिव क्लास किए थे। ऑब्जेक्टिव के कितने क्लास किए थे बुआ जी? ऑब्जेक्टिव के 2 क्लास किए थे, 2 क्लास हुआ था, ऑब्जेक्टिव का हुआ था। और लघु उत्तरीय प्रश्न का 1 क्लास किए थे हम लोग। लघु उत्तरीय प्रश्न का, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इसका हम लोगों ने 1 क्लास किया था, 1 क्लास किया था। और लघु उत्तरीय क्लास का ही एक और आज क्लास हो रहा है, यानी कि 1 + में 1, यानी कि 2 क्लास ये हो गया और 2 ऑब्जेक्टिव का हो गया। यानी कि टोटल इसमें जो है से आज को लेकर के टोटल कितने क्लास हो चुके हैं? 4 क्लास हो गया है। ठीक है, तो आज जो अगर क्लास आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो समझिए कि आपके विलयन चैप्टर के 4 क्लास कंप्लीट हो जाएंगे और लघु उत्तरीय आपके समाप्त हो जाएंगे। तब हम लोग चलने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय पर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, जहां तक प्रश्न कर लिए थे उसके बाद वाले को हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए। तो देखिए, आप लोग को बताए थे बुआ जी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 हम आप लोग को सॉल्व करवा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये पूरा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सॉल्यूशन चल रहा है, 2 का चल रहा था, 3 का ये सॉल्यूशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम आपको करवा चुके हैं पिछले क्लास में। नेक्स्ट देखें, 6 का भी हम सॉल्यूशन करवा चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे बुआ जी तो 7 का भी सॉल्यूशन करवा चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा तो हम 8 का, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन चल रहा है। 9 का जो है आंसर और 8 का आंसर सेम ही था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट जो क्लास है वो देखिए आप, रॉड्स के नियम की व्याख्या करें। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन भी हो गया था, उसके बाद 11 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। और हम लोग अब क्वेश्चन करने वाले हैं 12वां नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी स्टूडेंट जितने भी क्लास 12th के यहां पर स्टूडेंट प्रेजेंट है, कमेंट सेक्शन में एक बार लिखिए 12th लिख दीजिए तो एक बार, ताकि हमें यह पता चले कि हमारे 12th के कितने छात्र हैं यहां पर जो अभी पढ़ रहे हैं, जिन्हें बोर्ड एग्जाम में अपने सफलताओं को सुनिश्चित करना है, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाना है। वो सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट सेक्शन में 12th लिखे, क्योंकि इसमें कुछ अदर बच्चे भी है, तो जो क्लास 12th के हैं वो सिर्फ क्लास 12 लिखे। उसके बाद हम लोग यहां पर करने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न की आगाज करने वाले हैं। तो शुरू हो जाइए जल्दी से और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए 12th। यस, इसके बाद हमारा प्रश्न है, युवराज कुमार 12th है, वेरी गुड। ओके, सभी 12th वाले स्टूडेंट एक बार कमेंट सेक्शन में 12th जरूर लिखेंगे। चलिए आइए, तो आपका प्रश्न है यहां पर कि 5% यूरिया के प्रासरण दाब जो है, चलिए क्वेश्चन देखिए अब, 5% यूरिया के प्रासरण दाब, ध्यान दीजिएगा बुआ जी, क्वेश्चन से पहले आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन पहले अच्छी तरह से समझना है।
5% यूरिया के घोल के प्रसारण दाब की गणना 273 केल्विन पर करें। मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन दिया हुआ है और यूरिया की जो मात्रा है वो कितना है, 5% है। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रसारण दाब कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए 12th वाला का यहां पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, जो स्टूडेंट बना सकते हैं आप बना करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। और आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है बुआ जी, देखिए यहां पर 5% यूरिया है, तो यूरिया का भार जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, W इज इक्वल टू कितना है, 5% है। ठीक है, और ये यूरिया अगर 5% है तो किसी 100 ml का 5% है ये, यानी कि यहां पर आयतन बराबर में कितना हो जाएगा, आयतन बराबर जो है ये आपका हो जाएगा कितना, 100 ml हो जाएगा। और यहां पर आपके पास में तापमान कितना है बुआ जी, तो तापमान है 273 केल्विन, तो यहां पर लिख देंगे कितना, 273 केल्विन लिखेंगे। और R की वैल्यू दी हुई है, कितना वैल्यू है देखिए तो 0.0821, 0.0821 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर बिल्कुल ये 11th के क्लास वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्लास 12th वालों के लिए है। ठीक है, जल्दी अरे यार ब्लॉगर बॉय अरवाल वाले जल्दी वहां से हटो। अरे यार अरे चलिए देखिए, अब हमें निकालना क्या है, प्रसारण दाब निकालना है। तो प्रसारण दाब को हम लोग पाई से सूचित करते हैं और इस प्रकार से हमें पाई कैलकुलेट करना है। तो यहां पर अब देखेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए बुआ जी, यहां ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहां पर अगर हम देखें तो क्या होता है, अगर हम n बराबर निकालें, n का मान कितना होता है, तो n की जो वैल्यू होती है वो आपका होता है W/m होता है, W/m। तो पहले यूरिया का आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए, यूरिया का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां पर m का मतलब होता है आणविक द्रव्यमान। ओके, और यहां पर यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO, और यहां पर क्या हो जाएगा, NH2 होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, NH2 होगा, NH2 होगा। इसका आणविक द्रव्यमान निकालिएगा तो यहां पर हो जाएगा आपका कितना, नाइट्रोजन का होगा 14, 2 हाइड्रोजन है तो प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कार्बन का हो जाएगा 12, प्लस में हो जाएगा ऑक्सीजन का 16, और फिर यहां पर नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। तो यहां पर 14 प्लस में 2 सबको जोड़ लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 60 ग्राम आ जाएगा। ऐड करके आप देख सकते हैं, जोड़िए। सर न्यूमेरिकल कितने नंबर का आता है, सॉल्व कीजिए बुआ जी। 14 नंबर ये हो गया और 14 इधर हो गया, तो आपका हो गया टोटल 28। 14 और 14 हो गया 28, और 2 हो गया 30, और 2 हो गया 32, 32 और 16 हो गया 48, और 12 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, n निकालते हैं, मोल की संख्या निकालते हैं, यूरिया के मोल की संख्या निकालते हैं। क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है बुआ जी W/ में m होता है। तो W का मान कितना है वो देखिए, W का मान यहां पर 5 है तो 5 हो जाएगा, और n का मान कितना है, m का 60 है। तो यहां पर क्या करेंगे, m का मान रख देंगे 60, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप लोग एक बार जल्दी से हमें कमेंट करके ये बता दीजिए क्या आपको इतना समझ में आ रहा है क्या, उसके बाद फिर हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या। कमेंट सेक्शन में 1 लिखिए एक बार जल्दी से, कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, लिखिए जल्दी से। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे की तरफ चलेंगे। चलिए, अब फॉर्मूला होता है, सूत्र से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सूत्र से, तो ध्यान दीजिएगा कि सूत्र से लिखेंगे पाई V बराबर में, सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला, पाई V बराबर में nRT होता है। तो यहां पर क्या करेंगे कि ये V को इधर रख देते हैं, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा कि पाई बराबर में nRT अपॉन में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा।
अब यहां पर अगर ध्यान दीजिएगा तो n का मान कितना है, तो n का मान आपके पास में है 5/60। तो यहां पर रखेंगे कितना, 5/60 रखेंगे। r की वैल्यू कितना है, तो 0.0821 है। देखिए 0.0821 है, यानी कि यहां पर रखेंगे 0.0821 रखेंगे। और T का वैल्यू कितना है, 273 है। देखिए 273 है, तो टेम्परेचर का वैल्यू यहां पर कितना रखेंगे, 273 अपॉन में आयतन का मान कितना है, वो देखिए आयतन का मान है 100 ml, यानी कि यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। क्या रखेंगे बुआ जी, 100 रखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा क्या होता है, उस चीज को समझिए। ये ml में है, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए यहां पर हमको 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब इसको 1000 से यदि गुना करते हैं तो आपके पास में आ जाएगा 5, और 1000 से गुना करने पर ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। यहां जो पॉइंट है, देखिए यहां पर जो दशमलव है, ये दशमलव, ये डेसिमल समाप्त हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, 821 गुने में 273, और ये 1000 भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको हमने पॉइंट को हटाया है। और यहां पर आपका बच रहा है 60 गुने में कितना बच रहा है, 100 बच रहा है। अब आप क्या करिए, 5 से इसको काट दीजिए, तो यहां पर ये बचेगा 12। यहां पर इसको 3 से काटिएगा, 3 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4। यानी कि अब जो है आपके पास आ रहा है, कैलकुलेट होकर के कितना आ रहा है, 82 821 गुने में 91, 821 गुने में 91 अपॉन में कितना आ रहा है, 4। अब आप इसको गुना कर लीजिएगा, 400 आएगा, सॉरी 100 से गुना करना है, 400 आएगा। अब गुना करिएगा तो गुना करने पर जो है आपका लगभग जो मान कैलकुलेट होकर के आएगा वो आएगा 74711, 74711 अपॉन में 400 आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि यदि डिवाइड करते हैं तो 18.8 समथिंग जो है ये आपका आंसर कैलकुलेट होकर क्या रहा है। अब आप लोग मैच करके देख लीजिए, 18.68 जो है ये आपका क्या आ रहा है, आंसर कैलकुलेट होकर क्या आ रहा है। अब आप लोग यहां पर देख लीजिए, उसके बाद जो है से हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। लेकिन एक बार जल्दी से आप सभी स्टूडेंट एक बार देखिए, क्या ये प्रश्न आपको पूरी तरह से कंप्लीट हुआ या नहीं, अच्छा से बता दीजिए एक बार। ओके तो आप सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखे 1, यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे जल्दी से। यस जी, कमेंट सेक्शन में 1 लिखिए अगर आपको समझ में आ चुका है ये प्रश्न। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ओके काजल कुमारी पढ़ाई कीजिए बुआ जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो रे बाबू, क्या है कि यहां पर जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि तनु घोल के अनुसंख्यिकीय गुणधर्म को लिखें। मतलब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसका क्या करना है, हमें गुणधर्म को लिखना है। इसमें कह रहा कि विभिन्न प्रकार के अनुसंख्यिकीय गुणधर्म को लिखे, और ये 2012 में प्रश्न पूछा गया है। मतलब हमें तो सबसे पहले अनुसंख्यिकीय गुणधर्म को लिखना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लिखना है, और उसके बाद कौन कौन प्रकार के अनुसंख्यिकीय गुणधर्म होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, उस चीज को हमें क्या करना है, यहां पर समझना है। तो देखो रे बाबू यहां पर क्या लिखेंगे, चलिए देखिए यहां पर अनुसंख्यिकीय गुणधर्म। तो आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि अनुसंख्यिकीय गुणधर्म जो होता है बाबू, यहां पर देखिए, यहां पर मान के चलिए कि ये हमारा एक पात्र है, और इस पात्र में जो है यहां पर अगर इसको क्या मान लिया जाए, पात्र मान लिया जाए, यहां पर ये हमारा क्या है, पात्र मान लिया जाए। चलो ये हम क्या कर लिए, एक यहां पर अपना पात्र बना लिए।
ठीक है। अब यहां पर पात्र यदि बना लिए हैं, उसके बाद क्या करते हैं बुआ जी, वो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम एक विलयन तैयार करते हैं। क्या करते हैं, एक विलयन तैयार करते हैं, एक विलयन तैयार करते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर एक विलयन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है से यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए कि यहां पर जो है, यहां पर जो है, क्या हो गया, चलिए सपोज कीजिए कि यहां पर जो है, यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं पर जो है ये हम क्या कर दिए, कुछ कण मिला दिए हैं, जो कि आपको क्या लगेगा, ये विल्लय के कण है। ये किस चीज के कण है, विल्लय के कण है। ये सब आपको क्या नजर आ रहा है, विल्लय के कण नजर आ रहा है, विल्लय के कण नजर आ रहा है, ठीक है। अब समझिएगा यहां पर कि ये क्या होता है, ठीक। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर ये आपके क्या हो चुके हैं, विलयन हो चुका है, विलयन है ये आपका, क्या है बुआ जी, विलयन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और ये विलयन किस चीज से बने होते हैं, तो ये विलयन दो चीज से बने हुए होते हैं। एक बने हुए थे किससे, विल्लय से बने होते हैं, और एक किस चीज से बने हुए होते हैं, विलायक से बने होते हैं, विलायक से बने हुए होते हैं। तो इसमें आपको मेनली ये समझना है कि ये विल्लय के कण हो गए, और विलायक के कण से ये क्या बने हुए हैं, विलयन बने हुए हैं। और यहां पर जो है ये आपके क्या है, पात्र है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंटेनर बोलते हैं। तो अब क्या होगा समझिएगा कि अब आप समझिएगा अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, विलयन के ऐसे गुण जो विल्लय की कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, न कि विल्लय के प्रकृति पर निर्भर करता हो, न कि विल्लय के प्रकृति। विल्लय के प्रकृति का क्या मैं हम बोल रहे हैं कि विलयन का ऐसा गुण धर्म या फिर ऐसे गुण जो विल्लय की कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, न कि विल्लय के कणों की प्रकृति पर निर्भर करता हो, तो उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो आप इस बात को यहां पर समझिए, यहां पर ये विल्लय की संख्या जितना अधिक होगा, विल्लय की संख्या जितना अधिक होगा, उसकी अनुसंख्यक गुणधर्म जो है उतना ही प्रॉपर्टीज आपको आगे इंक्रीजिबल्स दिखाई देंगे। यानी कि विलयन का ऐसा गुण, क्या करे बुआ जी, विलयन का ऐसा गुण जो विल्लय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, न कि उसके कणों, विल्लय के कणों के आकार पर डिपेंड करता हो। जैसे इसके आकार पर डिपेंड नहीं करेगा, इसके आकार पर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पर करेगा, तो इनमें कण की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, कितनी कण की संख्या है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अब बताइए क्या आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, फिर जाकर के हम इसका आंसर लिखेंगे और उसके बाद हम आपको और आगे विशेष बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख करके बताएं, क्या अनुसंख्यक गुणधर्म आपको समझ में आ रहा है, क्या बोलो, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या आपको समझ में आ रहा है। क्या होगा, विलयन का वह गुण, क्या लिखेंगे, विलयन का वह गुण, विलयन का वह गुण, वह गुण जो विल्लय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, विल्लय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, विल्लय के कणों के संख्या पर निर्भर करता हो, कणों के संख्या पर निर्भर करता हो, संख्या पर निर्भर करता हो, निर्भर करता हो, उसे क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। उसे अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, उसे अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। इसमें एक बात नोट करने वाला है, वो क्या है सो समझिए।
इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और अगली बात को यहां पर समझिएगा कि यहां पर नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, ये समझिए। तो आपको यहां पर पता चलने वाला है बुआ जी कि अनुसंख्यक गुणधर्म को जो है, अनुसंख्यक गुणधर्म को, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या लिखेंगे, अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। तो ये आपका लघु उत्तरीय का क्या हो गया, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या चलेंगे, अच्छा कुछ और अनुसंख्यक गुणधर्म है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए वो अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, जैसे इसके कुछ प्रकार है, जैसे कुछ अनुसंख्यक गुणधर्म है, जैसे कि 4 अनुसंख्यक गुणधर्म है। इसका नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, वो है आपका प्रासारणी दाब है। क्या है, प्रासारणी दाब, प्रासारणी दाब है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। दूसरा जो है आपका सेकेंड नंबर जो है वो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब का, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, अपेक्षिक अवनमन है, अपेक्षिक अवनमन है, अपेक्षिक अवनमन है। और तीसरा जो है वो है आपका, थर्ड नंबर में जो है वो है आपका क्वथनांक उन्नयन है। क्या है बुआ जी, क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ध्यान दीजिएगा, तो चौथा नंबर जो है वो है आपका हिमांक अवनमन है। ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, हिमांक अवनमन है, हिमांक अवनमन है। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 12-13 कर रहे थे वो आपका पूरी तरह से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो देख लीजिए इस प्रकार से आपका क्या हुआ, यहां पर ये क्वेश्चन थे, तनु घोल के अनुसंख्यक गुणधर्म को लिखे और विभिन्न प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म को लिखे। तो ये आपके विभिन्न प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म हैं, ये आपके क्या है, विभिन्न प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म हैं, विभिन्न प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म। क्या लिखेंगे, ये आपके क्या है, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म, विभिन्न प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म है ये आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है तो देख सकते हैं। ठीक है, सूरज कुमार कहते हैं सर रोज क्लास लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, इसके बारे में सोचा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, समप्रासारी दाब घोल किसे कहते हैं। घोल का मतलब होता है विलयन, हम ये बात बार बार आप लोग को बताते रहते हैं, याद रखिएगा। अगर घोल लिखा हुआ रहेगा तो आप विलयन ही समझिएगा उसको। ठीक है, अगर घोल लिखा हुआ रहेगा तो उसके जगह पर क्या समझना है, विलयन समझना है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, समप्रासारी विलयन किसे कहते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए क्या होता है कि ऐसा आपको कोई भी विलयन, मान के चलिए कि हमारे पास यहां पर एक विलयन है, सपोज कीजिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास यहां पर एक क्या है, विलयन है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं वो आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमारे पास एक ये विलयन हो गया, ठीक है, यहां पर ये एक हमारे पास विलयन है। चलिए अब क्या करना है तो समझिए, अब हमें क्या करना है उस चीज को आपको समझना है। अरे यार चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया एक। दूसरा हम लोग चर्चा करते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब एक और हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से एक और जो है से यहां पर हम लोग क्या करते हैं, विलयन बनाते, ये एक क्या करते हैं हम,
यहां पर एक और पात्र बनाते हैं सेम, और क्या करते हैं कि यहां पर भी जो है हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, एक यहां पर पात्र बना करके और यहां पर क्या करेंगे, विलेन बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर क्या है वो समझिए बुआ जी। फिर यहां पर हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से यहां पर ये हम कुछ इस प्रकार से बना लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार लिखिए कि प्रसारणी दाब को किससे सूचित करते हैं, वो लिखिए। कमेंट सेक्शन में एक बार आप सभी स्टूडेंट लिखिए कि प्रसारणी दाब को किस चीज से सूचित करते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिखिए जरूर। कमेंट सेक्शन में एक बार लिखिए प्रसारणी दाब को किस चीज से सूचित करते हैं। ठीक, अब चलिए देखिए, एक हमारे पास विलयन है यहां पर, ये एक विलयन है, एक विलयन है, और एक विलयन हमारे पास यहां पर ये है, एक विलयन यहां पर ये है हमारे पास, एक विलयन हमारे पास ये है। दो विलयन हो गया। अब आप यहां पर ध्यान देंगे तो इस विलयन का जो प्रसारणी दाब है, वो प्रसारणी दाब को हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं, पाई से इंडिकेट कर रहे हैं। प्रसारणी दाब को हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं, प्रसारणी दाब को, प्रसारणी दाब को हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं पाई से। यहां पर भी जो इसका प्रसारणी दाब होगा, जो इसका प्रसारणी दाब होगा, इस चीज को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, संकेत चिन्ह संकेत ये निरूपित करेंगे, तो पाई से निरूपित करेंगे। अब यहां पर समझिए कि ये दो ऐसे विलयन हैं जिनका प्रसारणी दाब क्या है, आपस में बराबर है। मान के चलिए कि अगर यहां पर आपका ये अगर पाई 1 है और ये आपके पाई 2 है, तो ये ऐसे दो विलयन हैं जिनके प्रसारणी दाब हुआ आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि यहां पर जो है पाई 1 बराबर में क्या है, पाई 2 बड़ा है। तो ऐसे कोई भी विलयन, ऐसे कोई भी दो विलयन जिसका प्रसारणी दाब क्या हो, समान हो, उसे क्या कहा जाता है, समप्रसारी घोल कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, ऐसा याद कीजिए कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे विलयन जिसका प्रसारणी दाब समान हो, ऐसा विलयन जिसका प्रसारणी दाब आपस में समान हो, उसे समप्रसारी घोल कहा जाता है या समप्रसारी विलयन कहा जाता है, समप्रसारी घोल कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, समप्रसारी घोल कहा जाता है। ठीक है, तो ये बराबर होना चाहिए। कंडीशन आपका बस यहां पर यही है कि ये आपके समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा वो समझिए। इसका डेफिनेशन होगा वैसे विलयन, वैसे विलयन लिखिए, वैसे विलयन जिसका, क्या लिखिएगा, वैसे विलयन जिसका प्रसारणी दाब, प्रसारणी दाब, वैसे विलयन जिसका प्रसारणी दाब समान हो, जिसका प्रसारणी दाब समान हो, उसे समप्रासारी घोल कहते हैं, उसे समप्रासारी, उसे समप्रासारी घोल कहते हैं। क्या कहते हैं, समप्रासारी घोल कहते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए कि पाई 1 इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए, पाई 2 होना चाहिए। अगर और भी विलयन है, अगर मान के चलिए एक और विलयन है, सपोज कीजिए कि एक और विलयन है, तो यहां पर अगर मान के चलिए कि ये पाई 3 है, तो ये भी आपके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यदि प्रसारणी दाब बराबर हो तो उन प्रकार के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, समप्रासारी विलयन कहते हैं। और ये प्रश्न कब पूछा गया है, 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है, 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि आप लोगों को समझ में आ चुका है, तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं क्या आप लोग को समझ में आ चुका है या नहीं, यस और नो, यस और नो। क्या है, इक्र खातून, खुशी यादव, सूरज, एलोन बॉय, पढ़ाई करो बाबू, हमको पता है कि आप 11th के स्टूडेंट हैं। मनीष कुमार, विवेक कुमार मंडल, खुशी यादव। चलिए
अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। समुद्र के अंदर गोताखोरों के श्वसन यंत्रों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित रहता है, कारण बताइए। देखिए यहां पर 2022 में ही यह प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न भी कब पूछा गया है? 2022 में ही यह प्रश्न पूछा गया है। 2022 में ही प्रश्न पूछा गया है। अब समझिए कि ये एकदम इजी क्वेश्चन है। जो गोताखोर होते हैं, जो पानी के अंदर में जो गोताखोर पानी में के अंदर में जो गोता लगाते हैं, हमारे वो आपके एनडीआरएफ की टीम वगैरह होती है, डिफेंस लाइन में ये सब टीमें होती है, जहां पर फ्लड्स बाहर आ जाता है या फिर समुद्र वगैरह में कुछ ऐसा रिसर्च के वजह से जाना पड़े या कुछ कारण के वजह से जाना पड़े, तो वो क्या करते हैं ना कि पानी के अंदर में गोता लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि अगर वो पानी के अंदर में गोता लगाते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। मतलब उनके पास एक उपकरण होता है, यंत्र होता है। देखिए यहां पर लिखा होगा यंत्र, देखिए श्वसन यंत्र लिखा हुआ है। एक यंत्र होते हैं, उनमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अगर क्या होता है बुआ जी कि उनके श्वसन की ये क्या कहते हैं, श्वसन यंत्रों में ऑक्सीजन के आंशिक दाब में कमी हो जाती है। आंशिक दाब मतलब जब उसका ऑक्सीजन का प्रेशर घटने लगता है तो इंसान को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। बात समझिए, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, कारण बताने के लिए कह रहा है, कारण बताने के लिए। तो जो गोताखोर होते हैं, यदि वो पानी के अंदर चले जाते हैं, जल के अंदर चले जाते हैं और उनके श्वसन यंत्रों में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उनको सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगती है। इसलिए उन गोताखोरों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए उन ऑक्सीजन को हीलियम के साथ मिश्रित करके गोताखोर के यंत्रों तक क्या किया जाता है, भेजा जाता है। गोताखोर के यंत्रों तक भेजा जाता है। देखिए समुद्र के अंदर गोताखोरों के श्वसन यंत्रों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित रहता है, कारण बताना है। क्योंकि हीलियम क्या करता है, ऑक्सीजन के पूर्ण रूप से या मुक्त रूप से नहीं जा सकता है, इसलिए उसके साथ क्या मिश्रित कर दिया जाता है, हीलियम भी मिश्रित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपका आंसर यहां पर होगा, क्या होगा देखिएगा, लिखेंगे क्या, समुद्र के, यहां पर होगा समुद्र के, देखिए समुद्र के अंदर गोताखोरों, क्या होगा, गोताखोरों के श्वसन यंत्र में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित रहता है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित रहता है। हीलियम भी मिश्रित रहता है क्योंकि जब यंत्रों में ऑक्सीजन के आंशिक दाब में कमी हो जाती है, क्या लिखेंगे, जब यंत्र में, या ऑक्सीजन यंत्र लिख सकते हैं, जब यंत्र में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की नहीं, जब यंत्र में ऑक्सीजन के आंशिक दाब में, ऑक्सीजन के आंशिक दाब में कमी आ जाती है तो गोताखोरों को सांस लेने में, गोताखोरों को सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगती है। कठिनाई महसूस होने लगती है। ये आपका
कंप्लीट आंसर है, आप देख लीजिए। उसके बाद आप अपना यहां पर आप बताएं क्या आपको अगर समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ओके, वीडियो कर रहा हूं, आके देख ले। क्या कर रहे हो यार? चलिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मुझे बताएं एक बार क्या कि आप लोग को यहां पर ये समझ में आ रहा है या नहीं। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया 15 नंबर समुद्र के बारे में, गोताखोरों के बारे में, अगर आपको समझ में आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में एक बार 1 लिख दीजिए। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ठीक है, सो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखे 1। ओके, यस सर, क्लियर है, वेरी गुड, यस सर। कितने स्टूडेंट मेरे साथ में लिखते जाते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार 5 लिखिए। तो कितने स्टूडेंट मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, कमेंट सेक्शन में एक बार 5 लिखिए। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ साथ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में एक बार 5 लिखिए। ओके, चलिए कमेंट सेक्शन में एक बार जल्दी से 5 लिख दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलने वाले हैं, अगला जो क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है वो समझिए। यहां पर अगला क्वेश्चन है आपका, परिसारक दाब को परिभाषित करे। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2009 में पूछा गया है और 2019 में पूछा गया है। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब यहां पर समझिएगा कि कह रहा है कि परिसारक दाब क्या है, इस बात को समझिए। मेनली यहां पर समझना है परिसारक दाब क्या है। तो देखिए यहां पर परिसारक दाब क्या होता है, यूं समझिए, परिसारक दाब समझिए। आप लोग कमेंट में तब तक हमें लिख करके बताएं कि विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होता है या विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, कमेंट में लिख करके बताइए। तो किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, कमेंट सेक्शन में एक बार लिख करके बताइए, किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, कमेंट सेक्शन में एक बार लिख करके बताइए। ठीक है, किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, कमेंट सेक्शन में एक बार आप सभी स्टूडेंट जो है लिख करके जल्दी से बताएं कि वाष्प दाब किसका ज्यादा होता है। ठीक, चलिए किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होता है या फिर विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है। सभी बच्चे आंसर लिख रहे हैं लेकिन गलत आंसर लिख रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि वाष्प दाब ज्यादा किसका होता है, विलयन का होता है या विलायक का। मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं कि गुरुजी विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होता है। कैसे विलयन का वाष्प दाब ज्यादा हो सकता है, ये तो गलत है, गलत है ना। तब तो फिर आप लोग गलत करके आएंगे 100%, 100% आप लोग गलत करके आएंगे। ओके, समझिए यहां पर विलायक का वाष्प दाब जो होता है विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा होता है, विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब समझिएगा यहां पर कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है। थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कि यहां पर क्या होने वाला है। तो मान के चलिए कि एक तरफ हम ले लेते हैं विलयन और एक तरफ ले लेते हैं विलायक। एक तरफ क्या ले लेते हैं, विलायक ले लेते हैं। मान के चलिए कि इधर हम विलायक ले लेते हैं, इधर जो है विलायक हो गया, इधर विलायक हो गया। ठीक है, और इधर जो है ये हम ले लेते हैं विलयन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बुआ जी, विलयन ले लेते हैं। ये हम क्या करते हैं, विलयन ले लेते हैं। ठीक, ये हम क्या करते हैं, विलयन ले लेते हैं, विलयन ले लेते हैं। चलिए ये हम ले लेते हैं यहां पर विलयन ले लेते हैं। ठीक है, चलो यहां पर विलयन ले लेते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो है तो ये आपका क्या है, विलायक है। क्या है बुआ जी? तो ये आपका विलायक है, विलायक है। और यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका विलयन है, विलयन है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इसको क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोला जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्वेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। अब आप यहां पर समझिएगा तो क्या है, तो देखिए ये आपका यहां पर विलयन है, ठीक। अब यहां पर एक बात और समझना है कि ये आपका विलयन था, और यहां पर एक बात और है कि यहां पर हम लगा दे रहे हैं क्या, तो यहां पर मान के चलिए कि हम यहां पर लगा दे रहे हैं पिस्टन, लगा रहे हैं, एक पिस्टन लगा दिए, ठीक है। अब आप समझिएगा कि यहां पर विलयन ये परिसारक दाब क्या होता है उस चीज को समझिएगा। इधर आपका क्या है, तो विलयन है, विलयन है इधर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। और यहां पर जो ये लाइनें दिखाई दे रही है, इस लाइन को बोला जाता है अर्ध प्रागम्य झिल्ली बोला जाता है, अर्ध प्रागम्य, प्रागम्य झिल्ली बोला जाता है, अर्ध प्रागम्य झिल्ली बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेमी परमिएबल, परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखिए सामान्यतः क्या होता है कि आप सिंपल में जो जानते हैं तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, तो विलायक के अणु क्या पार करेंगे? इधर की तरफ जाएंगे, विलयन की ओर जाएंगे। बोलिए ये सब नो, ये तो आपके क्वेश्चन है कि परिसारक दाब क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए कि विलायक है तो विलायक की कण क्या करेंगे? विलयन की कण की ओर जाएंगे, बोलो। लेकिन यहां से हम क्या कर रहे हैं कि कुछ बाह्य दाब आरोपित कर रहे हैं, यहां से हम क्या कर रहे हैं? कुछ बाह्य दाब आरोपित कर रहे हैं, बाह्य दाब आरोपित कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि विलयन के अणु जो होता है वो आपका क्या होता है? विलायक की ओर गमन करने लगता है। ध्यान दीजिए, यहां पर हम कुछ बाह्य दाब आरोपित करते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि विलयन में से विलायक के जो अणु होंगे, विलय के नहीं, विलयन में से जो विलायक के अणु होंगे, विलयन में से जो विलायक के अणु होंगे वो आपके क्या हो जाते हैं? विलयन की ओर गमन करने लगती है। और ये जो दाब आरोपित किया गया, जिसके वजह से विलयन के वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब की तरफ जाने लगा, विलायक के इसका जो एक्सटर्नल फोर्स जो यहां पर लगाया गया, ये एक्सटर्नल फोर्स के वजह से विलयन में जो विलायक के अणु हैं या कण हैं, वो विलायक के कण की ओर प्रवाह होने लगते हैं। तो वो जो बाहरी दाब आरोपित किया गया है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, उसी दाब को यहां पर क्या कहा जाता है? परिसारक दाब कहा जाता है। कौन सा दाब कहा जाता है? परिसारक दाब कहा जाता है। यानी कि अगर नोट करना होगा तो आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं कि यदि वह बाह्य दाब, क्या लिखेंगे? वह बाह्य दाब, मतलब बाहर से जो दाब आरोपित किया जाता है, वह बाह्य दाब जिसके कारण, वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन में उपस्थित विलायक के कण, विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलायक, विलयन में उपस्थित विलायक के कण अर्ध प्रागम्य झिल्ली को पार करके, अर्ध प्रागम्य झिल्ली को पार करके, अर्ध प्रागम्य झिल्ली को पार करके विलायक की ओर गमन करने लगते हैं, विलायक की ओर गमन करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं।
लगते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं परिसारक दाब कहते हैं, उसे परिसारक दाब कहा जाता है, उसे परिसारक दाब कहा जाता है। क्या कहेंगे? उसे परिसारक दाब कहते हैं। कंप्लीट हुआ? कमेंट सेक्शन में लिखिए एक बार जल्दी से, अगर आपको समझ में आ चुका है तो 1 लिखिए, अगर कमेंट सेक्शन में अगर लिखिए जल्दी से 1। अगर आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखिए, फिर जाकर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। ओके, जल्दी से लिखिए तो। क्वेश्चन कम करिए सर जी। ओके, कम कम क्वेश्चन करेंगे तो कितना दिन में खत्म कीजिएगा? मनीष कुमार, ठीक है। हम 16 चैप्टर है तो 16 चैप्टर कंप्लीट कराना वो हमारा काम है, आप उसके लिए टेंशन ना करें, वो तो हमारा काम है, हम जैसे भी कंप्लीट करें। आपको क्वेश्चन करना है ज्यादा से ज्यादा, आप इसकी प्रयास करें ना। आप कहते क्वेश्चन ही कम कर दीजिए तो इसमें क्या है? हमारा बेनिफिट है, आपका लॉस है। जबकि ये होना चाहिए, आपका बेनिफिट होना चाहिए, हमारा लॉस होना चाहिए। आप उल्टा काम कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। आइए 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। नाइट्रोजन सिर्फ NaCl3 बनाता है। ध्यान, सॉरी यहां पर NaCl3 है। चलिए ठीक है, NaCl3 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं इसमें, जबकि फास्फोरस जो है ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनाता है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। यहां पर NaCl3 लिख दीजिए, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड लिख दीजिए, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड हो गया। यहां पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो आप ध्यान दीजिएगा दोनों बनता है। क्यों? क्वेश्चन को पहले समझिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप इजीली आंसर लिख सकते हैं। मेन आपका यहां पर क्या है कि क्वेश्चन को समझना है। तो क्या है क्वेश्चन, फिर से देखिए एक बार, कि नाइट्रोजन सिर्फ NaCl3 बनाता है, मतलब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है, जबकि फास्फोरस जो है वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनाता है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनाता है। ऐसा क्यों होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये प्रश्न कब पूछा गया है? तो 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। 2017 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपल बात देख लीजिए कि नाइट्रोजन की यदि बात करें, नाइट्रोजन की यदि बात करते हैं तो नाइट्रोजन में क्या होता है? आप इसका परमाणु संख्या 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो क्या होगा? 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो है वो आप देखिए फास्फोरस का, देखिए फास्फोरस का होता है 15। क्या होता है? कितना होता है? 15 होता है। अब इसमें क्या करते हैं, सो देखिए यहां पर इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसका होगा 1s2 होगा, 2s2 होगा, 1s2 2s2 2p6 होगा, 3s2 होगा और 3p कितना होगा? 6 होगा। काउंट करिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसके आकार को लेकर के अगर समझा जाए तो उस चीज से आप समझिएगा, 3p में आया है तो देखिए यहां पर नाइट्रोजन के आकार को समझिएगा। तो इसमें क्या है? देखिए यहां पर मान के चलते हैं, ये इसका नाभिक है और ये इसका प्रथम कक्ष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका दूसरा कक्ष है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब समझिए नेक्स्ट, तो ये आपके हो गए 1s में इलेक्ट्रॉन है और दूसरा आपके 2s में इलेक्ट्रॉन है और 2p में इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिएगा किस किस में इलेक्ट्रॉन है उस चीज को ध्यान दीजिए। यहां पर 1s में इलेक्ट्रॉन है, 2s में इलेक्ट्रॉन है और 2p में इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट आइए सेकेंड बात पर समझिए, अगर हम फास्फोरस की चर्चा करें तो मान के चलिए कि यहां पर ये नाभिक है, ये आपका क्या है? नाभिक है, ये आपका प्रथम सेल है, ये द्वितीय सेल है और ये तृतीय सेल है, ये आपका तृतीय सेल है, मतलब तीसरा सेल है। अब समझिए कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहां पर आपके 1, ये हो जाएगा 2 3
4 5 6 7 और यहां पर ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 2 कितना हुआ 10 और यहां पर क्या हो जाएगा 5, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ध्यान दीजिएगा अब कि ये जो है ये आपका था S है और ये आपका क्या है, सॉरी S नहीं K है, K सेल है, ये आपका L है और ये M है। ध्यान दीजिए इसमें क्या है K है और L है। तो आप पढ़े होंगे कि K को जो है से तोड़ा जाता है तो ये S में टूटता है और L को यदि तोड़ा जाता है तो ये S और किस में टूटता है, P में टूटता है। और यहां पर देखेंगे तो K में यदि हम तोड़ते हैं तो ये S में टूटेगा और L को तोड़ते हैं तो ये टूटेगा S में और P में, और यदि M को तोड़ते हैं तो ये टूटेगा S में, P में और किस में टूटेगा, D में टूटेगा। अब आप एक चीज यहां पर आप देखेंगे तो आपको यहां पर पता चलने वाला है कि इसमें आपको D ब्लॉक नजर नहीं आएगा, यहां पर आपको D ब्लॉक नजर नहीं आएगा, जबकि यहां पर आपको पता चलेगा कि D ब्लॉक है। ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए कि आपको यहां पर क्या पता चलेगा। हम नाइट्रोजन का क्या लिख दिए 1:2:2p5, ठीक तो है, ठीक तो है। चलिए आपको यहां पर मुख्य रूप से क्या पता चल रहा है कि इसमें डी ब्लॉक नहीं है, नाइट्रोजन में डी ब्लॉक नहीं है, नाइट्रोजन में डी ब्लॉक नहीं है, डी ब्लॉक नहीं है। जबकि यहां पर फास्फोरस में देखा जाए तो फास्फोरस में खाली डी ब्लॉक है, रिक्त डी ब्लॉक है। ध्यान दीजिएगा तो फास्फोरस में डी ब्लॉक है जिसके कारण ये क्या करता है, ट्राइक्लोराइड भी बनाता है और पेंटाक्लोराइड भी बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन में क्या है, डी ब्लॉक है ही नहीं, जिसके कारण क्या होता है, यह एक ही प्रकार के क्लोराइड बनाता है और वह सिर्फ क्या है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, पेंटाक्लोराइड ये नहीं बनाता है। ठीक है, तो अब आप लोग जो है से यहां पर कमेंट करके मुझे बताएं क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं। एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए क्लियर है या नहीं, बोलिए समझ में आया या नहीं, फिर जाके डिफिनेशन लिखेंगे। समझ में आ चुका है तो सिंपल सी बात समझिए कि नाइट्रोजन में एक भी डी ऑर्बिटल नहीं है जिसके कारण वह एक ही प्रकार के क्लोराइड बना रहा है, जबकि फास्फोरस में क्या है, डी ऑर्बिटल है, रिक्त डी ऑर्बिटल है, जिसके कारण यह क्या कर रहा है, दो प्रकार के क्लोराइड बना रहा है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखिए, इसका आंसर क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन में कोई भी रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं है, रिक्त डी कक्षक नहीं है, रक्त डी कक्षक नहीं है, रिक्त डी कक्षक नहीं है, जबकि फास्फोरस में रिक्त डी ऑर्बिटल है, रिक्त डी कक्षक है, डी कक्षक है, जिसके कारण फास्फोरस PCl3 तथा PCl5 का निर्माण करता है, PCl5 का निर्माण करता है, PCl5 का निर्माण करता है। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, यहां पर और भी लिख सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन, एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 का निर्माण करता है, NCl3 का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए क्या आप लोग नोट कर चुके हैं। अगर आप नोट कर चुके होंगे तो हम लोग फिर अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, तो एक बार आप जल्दी से लिख करके बताएं। नोट हो गया है गुरुजी, खुशी यादव, ठीक है। आयुष पांडे पढ़ाई करो बाबू,
नाइन्थ का पढ़ाई होता है गुरुजी? नहीं, नाइन्थ का पढ़ाई नहीं होता है, 10, 11, 12 का पढ़ाई होता है। नोट हो गया है सर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आइए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए, प्रासरण तथा विसरण में क्या अंतर है उस चीज को बताइए। प्रासरण तथा विसरण में क्या अंतर है उस चीज को यहां पर एक्सप्लेन करना है। देखिए क्या होगा, सिंपल सी बात, प्रासरण तो आप समझते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि विलयन और विलायक को यदि अर्धपरागम्य झिल्ली से सेपरेट कर दिया जाता है, तो पार्टीशन कर दिया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब कम होता है और विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, जिसके कारण विलायक के अणु विलय के अणु की तरफ गमन करने लगती है, जिस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, हम क्या कर रहे हैं आपको, हम कह रहे हैं कि विलयन का वाष्प दाब कम होता है, विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। यूं समझिए, हम आपको एक छोटा सा डायग्राम बना करके जल्दी से बता देते हैं। चलिए क्या होगा, तो यहां पर आपको अगर बता दे, देखिए यहां पर अरे यहां पर हम अर्धपरागम में झिल्ली लगा दे, अर्धपरागम में झिल्ली लगा देते हैं। इस तरफ हम ले लेते हैं विलायक, ये हो गया विलायक, और इस तरफ हम ले लेते हैं विलयन ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरफ हम क्या ले रहे हैं, विलयन ले रहे हैं, विलयन ले रहे हैं। यानी कि एक तरफ हमारा हो गया विलायक, विलायक हो गया, और एक तरफ यहां पर क्या हो गया, विलयन हो गया। अब यहां पर समझिएगा, विलायक का जो वाष्प दाब होगा, विलायक का जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब जो होगा वो अधिक होगा। विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। और विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कम होगा, वाष्प दाब कम होगा, वाष्प दाब कम होगा। तो यहां आप देखेंगे तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है और विलयन का वाष्प दाब क्या है, कम है, जिसके वजह से क्या होगा कि विलायक के अणु जो होंगे वो विलयन के अणु की तरफ क्या करने लगेंगे, गमन करने लगेंगे। ठीक है, जिसके वजह से जो ये गमन करने की जो क्रिया होगी, यहां पर आप क्या होगा, इसका वाष्प दाब ज्यादा है, जिसके कारण विलायक क्या करेगा, विलयन की ओर गमन करने लगेगा। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कि यहां पर जो इसका आंसर होगा वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या होगा कि विलायक वह प्रक्रिया जिसमें, इस प्रकार से लिखिए, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक क्या है, अधिक है। विलायक, ये एरो का साइन ऊपर की तरफ लगा है, इसका मतलब विलायक का वाष्प दाब क्या है, ज्यादा है। विलायक विलयन की ओर, विलयन इसका वाष्प दाब कम है, इसलिए एरो का चिन्ह नीचे की तरफ लगा दिए। विलयन की ओर गमन करने लगते हैं, विलयन की ओर गमन करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं, जिसे प्रासरण कहते हैं, जिसे प्रासरण कहते हैं, जिसे प्रासरण कहते हैं। तो ये आपके क्या हो गया, प्रासरण का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट बात है कि विसरण किसे कहते हैं, इस चीज को समझिए। विसरण को हम लोग इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन। किसी भी चीज का या किसी भी गैस का या किसी भी द्रव का उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर जो गमन होती है, किसी भी पदार्थ का उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर जो गमन होती है, इस गमन को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। यानी कि डिफ्यूजन का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा कि किसी पदार्थ का, इसका लिख रहा है, विसरण का लिख रहा है, याद रखिएगा, किसी पदार्थ का उच्च क्षेत्र से
उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर, निम्न क्षेत्र की ओर, निम्न क्षेत्र की ओर, निम्न क्षेत्र की ओर प्रवाह को विसरण कहा जाता है, विसरण कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर अगर आप नोट कर चुके होंगे तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सो एक बार जल्दी से आप सभी स्टूडेंट क्या करें, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यस, देखिए क्या होगा, हाई टू लो। यस, हाई प्रेशर से मतलब उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर गमन करता हो तो उसे विसरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिए हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। 19 नंबर में, मोल प्रभाज की व्याख्या करें। पिछले बार मतलब कि हम आपको मोल प्रभाज को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप कमेंट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले क्लास में, पिछले लघु उत्तरीय में जो है हम मोल प्रभाज को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम फिर से आपको मोल प्रभाज पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो, क्योंकि हम लघु उत्तरीय में ही आपको मोल प्रभाज बताए हैं, जिसमें हम बताए होंगे कि n अपॉन में n प्लस में n और प्लस में कैपिटल N, स्मॉल n प्लस में n बराबर में 1 होता है। बोलो ये सर नो। तो अगर आप मोल प्रभाज खुद से लिख लीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखिए, या फिर अभी हमें पढ़ाना है मोल प्रभाज तो कमेंट सेक्शन में 2 लिखिए। अगर आप फिर से मोल प्रभाज पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में 2 लिखिए। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में क्या लिखे, 1 लिखिए। जल्दी से, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में 2 लिखिए, आगे पढ़ना चाहते हैं तो। मेरा क्लियर है? ठीक है, हो जाएगा, आप लोग को कंप्लीट है। चलिए, अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में 2 लिखिए एक बार, फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे की प्रश्न को हम लोग डील करेंगे, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में 2 लिखिए। अगर आगे आपको पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में 2 लिखिए जल्दी से। अगर यही पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखिएगा। आगे अगर पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में 2, अगर यही प्रश्न को पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में 1। चलिए आगे पढ़ना है। देखिए, वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं, वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं, मतलब वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं, वाष्प दाब क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, इस चीज को हमें यहां पर समझना है। तो मान के चलिए बुआ जी कि हमारे पास एक क्या है, कंटेनर है। ठीक है, यहां पर ठीक। अब इस कंटेनर में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जब इसको गर्म किया जाता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, वाष्पित अणु क्या होता है, जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये क्या करता है, दीवार से टकराता है। कि क्या होता है, दीवार से टकराता है, और दीवार से टकराने के बाद क्या करता है, दीवार पर ये एक प्रकार के दाब उत्पन्न करता है, जिस दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। समझिए, हमने बोला कि अगर किसी बर्तन में या किसी पात्र में अगर हम कोई द्रव लिए हुए हैं, अगर उस द्रव को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के क्रम में क्या होता है कि वाष्पित अणु वो दीवार पर, बर्तन के दीवार पर क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, जिसके वजह से जो दाब उत्पन्न होता है उस दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं, वाष्प के प्रहार से उत्पन्न दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। क्या कहिएगा, वाष्प के प्रहार से, जैसे यहां पर ये वाष्प है और इस वाष्प के प्रहार से, जैसे ये वाष्प क्या करेगा, चारों तरफ ये पानी की सतह पर भी प्रहार करेगा, अटैक करेगा, ये दीवार पर भी अटैक करेगा, ये ऊपर में भी अटैक करेगा, ये नीचे में भी अटैक करेगा। तो इसके प्रहार से जो दाब उत्पन्न होता है, जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, उस दाब को, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, तो वाष्प दाब कहते हैं। और यह प्रश्न कब पूछा गया है, 2014 में यह प्रश्न पूछा गया आपसे। तो यहां पर यह आपके क्या है, वाष्प दाब है।
ठीक है, यानी कि एकदम सिंपल में अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा वाष्प के प्रहार से उत्पन्न दाब को, वाष्प के प्रहार से, एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिएगा और उसके बाद लिख दीजिएगा वाष्प के प्रहार से उत्पन्न दाब को, उत्पन्न दाब को, उत्पन्न दाब को वाष्प दाब कहा जाता है, वाष्प दाब कहा जाता है, दाब कहा जाता है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें और भी प्रश्न है। देखिए क्या कहता है कि वाष्प दाब से क्या समझते हैं, ये तो हो गया आपका, ठीक। उसके बाद कहता है जब वाष्पशील बिल्ले को विलयन में मिलाते हैं तो क्या होगा। कहता है कि जब वाष्पशील, मतलब कि यहां पर एक कंटेनर है, यूं समझिए यहां पर कंटेनर है और यहां पर ये द्रव है और यहां पर इसमें कुछ वाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, वाष्पशील पदार्थ इसमें मिलाते हैं, जैसे वाष्पशील पदार्थ मिला दिए, मतलब कि जितना तीव्र गति से द्रव यहां से वाष्पित होगा उतना ही गति से ये पदार्थ भी वाष्पित हो सकते हैं। तो इसके वाष्प दाब में क्या होगा, कमी होगा या वृद्धि होगा, क्या होगा। देखिए कहता है कि वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं, फिर कहता है वाष्प दाब से क्या समझते हैं, जब वाष्प दाब से क्या समझते हैं, जब वाष्पशील बिल्ले की विलयन में मिलाते हैं, मतलब कोई वाष्पशील बिल्ले इसमें मिला दिया जाता है तो क्या होगा, वाष्प दाब इसका बढ़ेगा या घटेगा। बताइए अगर इसमें कोई वाष्पशील दाब मिला दिया जाए, इसमें कोई वाष्पशील दाब ये बिल्ले मिला दिया जाए तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा या फिर घटेगा। कमेंट सेक्शन में एक बार लिख करके बताइए तो क्या होगा। अगर इसमें कोई वाष्पशील बिल्ले मिला दिया जाए तो वाष्पशील बिल्ले मिला देने पर क्या होगा, बोलो, इसका वाष्प दाब बढ़ेगा या फिर घटेगा। विवेक कुमार मंडल पढ़ाई करो यार, क्या लिख रहे हो। क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका आंसर तो कोई बता नहीं रहे हैं आप लोग। नहीं पता सर। देखिए अगर वाष्पशील पदार्थ इसमें मिलाइएगा, सपोज कीजिए कि यहां पर जो है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो है एक कंटेनर है ये, अब इसमें क्या है कि ये विलयन रखा हुआ है पहले से। अगर यहां पर क्या है वाष्पशील पदार्थ अगर मिलाते हैं तो जितना ये पहले वाष्पित हो रहा था अब वाष्पशील पदार्थ मिला दिए हैं तो ये और ज्यादा वाष्पित होने लगेगा, इसके वाष्पन में कोई कमी नहीं आएगा, यानी कि इसकी वाष्पन की क्रिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, जब वाष्पशील विलय को विलयन में मिलाते हैं, क्या लिखेंगे, जब वाष्पशील विलय को, जब वाष्पशील मतलब जो वाष्पित हो सकते हैं, जब वाष्पशील विलय को, जब वाष्पशील विलय को विलयन में मिलाते हैं, विलयन में मिलाते हैं तो इसके वाष्प दाब में वृद्धि हो जाती है, तो इसके वाष्प दाब में वृद्धि हो जाती है, तो इसके वाष्प दाब में क्या हो जाता है बुआ जी, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी कि इसके वाष्प दाब क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं, मतलब अगर वैसे पदार्थ मिलाते हैं जो अवाष्पशील है, जो वाष्पित नहीं हो सकती है, तो फिर वैसे स्थिति में इसका वाष्प दाब क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। बताओ, अगर हम ऐसे पदार्थ को मिला रहे हैं इसमें जिसके वजह से, ध्यान दीजिए, हम ऐसे पदार्थ को इसमें मिला रहे हैं, ऐसे पदार्थ को इसमें मिला रहे हैं जो अवाष्पशील है, जो वाष्पित नहीं हो सकते हैं, तब इसका वाष्प दाब कमेगा या बढ़ेगा। बताइए, वैसे स्थिति में इसका वाष्प दाब कमेगा या फिर बढ़ेगा। देखिए यहां पर
क्या लिखेंगे कि जब अवाष्पशील विलय को, क्या लिखिएगा, जब अवाष्पशील विलय को जब अवाष्पशील विलय को क्या करते हैं, विलयन में मिलाते हैं, विलयन में मिलाते हैं तो इसका वाष्प दाब में कमी आ जाता है, तो इसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ये रहा आपका आंसर। तो इसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न करने वाले हैं, को प्रश्न संख्या क्या है, 21 नंबर। देखिए वो उस क्वेश्चन में क्या है, उस चीज को देखते हैं एक बार। उल्टा प्रसरण क्या होता है, उल्टा प्रसरण क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, ये प्रश्न कब पूछा गया है, तो 2010 में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है कि इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सके, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। उल्टा प्रसरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट या रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब किसी भी विलयन में, मान के चलिए कि यहां पर हम एक सिंपल से स्ट्रक्चर से आपको समझाना चाहेंगे कि यहां पर मान के चलिए कि आपके पास विलयन है और यहां पर आपके पास में विलायक है। क्या है, विलायक है। तो क्या होगा समझिए, यहां पर क्या होगा कि विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, वाष्प दाब कम होगा, और विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर हम यहां पर बाह्य दाब आरोपित करें, अगर हम विलयन पर बाह्य दाब आरोपित करें, मान के चले कि इस पर हम बाह्य दाब आरोपित करते हैं, बाहर से दाब लगाते हैं, बाह्य दाब आरोपित करते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, विलयन के विलायक के अणु, विलयन के विलायक के अणु क्या करेंगे, विलायक की ओर प्रवाह होने लगेंगे। विलयन के कण जो होगा, विलयन के जो विलायक के कण होगा वो शुद्ध विलायक की ओर क्या करने लगेंगे, गमन करने लगेंगे, और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उल्टा प्रसरण कहलाएगी। सामान्यतः क्या होता है, शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गमन करते हैं, जिसको प्रासरण कहते हैं। लेकिन अगर इधर का दाब बढ़ा दे, विलयन का दाब बढ़ा दे, तो विलयन में जो विलायक है उसका प्रवाह जो होगा शुद्ध विलायक की ओर होने लगेगा, जिस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा प्रसरण कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, अपोजिट ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे कि जब, या लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें ध्यान दीजिए क्या लिख रहे हैं, वह प्रक्रिया जिसमें विलयन के विलायक के अणु, विलयन में उपस्थित विलायक के अणु शुद्ध विलायक की ओर गमन करने लगते हैं, शुद्ध विलायक की ओर गमन करने लगते हैं, शुद्ध विलायक की ओर गमन करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, उसे उल्टा प्रसरण कहा जाता है, उसे उल्टा प्रसरण कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? उल्टा प्रसरण कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, और उल्टा प्रसरण का जो उपयोग होता है वह समुद्री जल को लवणहीन बनाने में किया जाता है। उल्टा प्रसरण का जो उपयोग होता है वह समुद्री जल को लवणहीन करने में, लवणहीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। उल्टा प्रसरण का प्रयोग जो होता है समुद्री जल में लवणहीन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नोट कर चुके हैं आप लोग? चलिए, वेरी गुड। हाँ हाँ, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, सो देखिए यहां पर प्रतिहिमांक क्या होता है, प्रतिहिमांक क्या होता है। तो अगर हम आपको क्या करते हैं, जल की बात अगर बताएं, चलिए यहां पर समझिए, जल के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें। चलिए ये हो गया, हम यहां पर जल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज्यादा चर्चा नहीं होगा। चलिए देखिए यहां पर मान के चलिए कि हमारे पास यहां पर ये जल है। अब इस जल में क्या होता है कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जल का हिमांक बिंदु क्या है। जल का हिमांक क्या है, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस पर जाकर के जल पूरी तरह से जम जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर जाकर के जल जो होता है वह पूरी तरह से जम जाता है। बताइए, सबको पता होना चाहिए कितना डिग्री पर जल जो है जाकर के फ्रीजिंग हो जाता है। फ्रीजिंग हो जाता है, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। कितना डिग्री पर जमता है, तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जमता है। अब मान के चलिए कि जैसे एक ठंडा वाला जगह है, तो उस ठंडे वाले जगह में जैसे हिमाचल हो गया, लेह लद्दाख हो गया, तो वहां पर जो ये गाड़ी होता है, गाड़ी में जो रेडिएटर लगे हुए होते हैं जिसमें पानी डाला जाता है, तो अगर वैसे क्षेत्र में अगर क्या किया जाए, रेडिएटर में अगर पानी डालेंगे तो वो जब पानी जमेगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो रेडिएटर वाला जब पानी जम जाएगा तो रेडिएटर तो फट जाएगा। तो बार बार तो रेडिएटर को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो वैसे स्थिति में क्या किया जाता होगा, वैसी स्थिति में क्या किया जाता होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा बुआ जी कि वहां पर क्या कर दिया जाता है कि जो रेडिएटर होते हैं उसमें ग्लाइकॉल मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, ग्लाइकॉल मिला दिया जाता है। और इस ग्लाइकॉल जिसका फॉर्मूला होता है CH2OH, और यहां पर भी होता है CH2 और क्या होता है, OH होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये ग्लाइकॉल जब इसको मिला दिया जाता है तब ये 0 डिग्री पर नहीं जमेगा, तब ये जाकर के कितना पर जमेगा, हो सकता है -20 डिग्री पर सेल्सियस पर जमे, हो सकता है, संभावना है -20 डिग्री सेल्सियस पर जमे, हो सकता है -35 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के जमे। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रतिहिमांक का कार्य करता है। प्रतिहिमांक का कौन कार्य कर रहा है, ग्लाइकॉल का कर रहा है, प्रतिहिमांक का कार्य कर रहा है। यानी कि यहां पर आप इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि जब, या लिखेंगे वह पदार्थ, क्या लिखेंगे आंसर, वह पदार्थ जो द्रव को उसके द्रवनांक पर जमने न दे, उसके द्रवनांक पर जमने न दे, उसे प्रतिहिमांक कहा जाता है। उसे
प्रतिहिमांक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रतिहिमांक कहा जाता है। क्या कहेंगे बुआ जी? प्रतिहिमांक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिहिमांक कहते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार लिखे 1, अगर आपको समझ में आ चुका है तो एक बार 1 लिख दीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सो एक बार जल्दी से आप सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में 1 लिखे अगर आपको समझ में आ चुका है। तो नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आप 2 लिखिएगा। ओके, सो जल्दी से आप लोग यहां पर हमें बताएं, उस हिसाब से हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलने वाले हैं। एलोन बॉय, आप जितने बदमाशी कर रहे हो ना, ये गलत बातें हैं। इस चीज की जो परेशानी होगा, जो इसका जो परिणाम होगा, वो फिर आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि आप पढ़ाई करो। आप जो पूरा मतलब कि तहस नहस करके रखे हुए हो कमेंट सेक्शन को, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, क्या जरूरी है इतना मतलब कि बकवास करने का? ग्लाइकॉल एक पदार्थ होता है बाबू, ग्लाइकॉल एक पदार्थ होता है, ग्लाइकॉल। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। द्रव अमोनिया को बोतल का ढक्कन खोलने से पहले सामान्यतः उसे शीतल किया जाता है, कारण बताइए। मतलब कि अमोनिया का जो बोतल होता है, जैसे मान के चलिए कि यहां पर जो है से अमोनिया का अगर बोतल है, सपोज कीजिए यहां पर अमोनिया का बोतल है, अमोनिया का बोतल है, और वह अमोनिया किस रूप में है बुआ? तो द्रवित रूप में है। अमोनिया किस रूप में है? द्रवित रूप में है, द्रवित रूप में है, द्रवित रूप में है। अगर वो अमोनिया किस रूप में है? द्रवित रूप में है। ठीक है, तो कहा जाता है कि उसको क्या करते हैं? सो ध्यान दीजिए, ये अगर द्रवित रूप में है, तो अगर क्या कहता है कि इसको ढक्कन खोलने से पहले इसको सामान्यतः ठंडा किया जाता है। क्यों ठंडा किया जाता है? इसका रीजन ये है कि जब हम इस ढक्कन को खोलेंगे तो यहां पर जो अमोनिया गैस, अमोनिया जो द्रव के रूप में है, ये क्या हो जाएगा? गैस के रूप में परिवर्तित होकर के बाहर निकलने लगेगा। इसलिए इसे शीतल कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, ताकि इसे ढक्कन जब खोला जाए तो ये ठंडा रहेगा, जिसके कारण ये द्रव में ये गैस में परिवर्तित नहीं होगा और बाहर में नहीं निकलेगा। इसलिए यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर क्या किया जाता है बाबू? यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये अमोनिया को ये क्या कर दिया जाता है? ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है समझिए। तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे? द्रव अमोनिया के बोतल का ढक्कन खोलने से पहले सामान्यतः इसे शीतल किया जाता है, क्योंकि, इतना आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन से, क्योंकि क्या लिखेंगे? क्योंकि यह वाष्पित होने लगेगा, क्योंकि यह वाष्पित होने लगेगा, वाष्पित होने लगेगा, वाष्पित होने लगेगा। यही इसका क्या है? मेन रीजन है। तो ये वाष्पित न हो, इसके लिए क्या किया जाता है? यहां पर इसे क्या किया जाता है? द्रव अमोनिया को बोतल खोलने से पहले, सील खोलने से पहले इसे सामान्यतः क्या कर दिया जाता है? शीतल कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? मेन रीजन है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए। अगला प्रश्न क्या है? वर्णन करें कि अनादर्श विलयन रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। मतलब यहां पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इस प्रश्न में कह रहा है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जो अनादर्श विलयन है, वो रॉवेल के नियम को पालन नहीं करता है। इसे क्या करना है? एक्सप्लेन करना है मिस्टर ऋषि। ठीक है, चलिए देखिए सिंपल इसमें समझिएगा। अनादर्श विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
नन आइडियल सोल्यूशन, नन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, सोल्यूशन। देखिए इसमें आंसर इसका क्या होगा, सामान्यतः इसका आंसर क्या होगा वो आप देखिएगा। लिखा अनादर्श विलयन का, देखिए यहां पर होगा अनादर्श विलयन का, अनादर्श विलयन का, अनादर्श विलयन, अरे यार, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन, नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है, क्योंकि, नहीं करता है क्योंकि, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रावल द्वारा प्राप्त वाष्प दाब, क्योंकि रावल द्वारा या राउल्ट द्वारा प्राप्त वाष्प दाब से, राउल्ट द्वारा, राउल्ट द्वारा प्राप्त वाष्प दाब, प्राप्त वाष्प दाब से, वाष्प दाब से, राउल्ट द्वारा प्राप्त वाष्प दाब से अनादर्श विलयन का वाष्प दाब, अनादर्श विलयन का वाष्प दाब, अनादर्श विलयन का वाष्प दाब या तो अधिक होते हैं, या तो अधिक होते हैं, या फिर कम होते हैं, या फिर कम होते हैं। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें कि अनादर्श विलयन जो होते हैं रॉल्ट के नियम का पालन क्यों नहीं करते हैं, तो इसका रीजन क्या है। देखिए अनादर्श विलयन रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्योंकि राउल्ट द्वारा प्राप्त, राउल्ट जो वाष्प दाब निकाल रहा है उस वाष्प दाब से अनादर्श विलयन का वाष्प दाब या तो अधिक होगा या फिर क्या होता है, कम होता है, या फिर कम होता है। यही इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन है। और इस प्रकार से आपके टोटल जो है इस चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हुआ वो आपका 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, और लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो हो गया ये आपका टोटल कितना हो गया है, तो ये आपका हुआ है 25 लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। 25 क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न कितना है, 25 हो गया। ठीक है, अब आपका बच रहा है लघु उत्तरीय कितना हो गया, 25। ठीक है, अब आपका बच रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच रहा है। ठीक है, अब क्या बच रहा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच रहा है। तो अगले जो केमिस्ट्री की क्लास होगी उसमें चैप्टर 2 के हम लोग क्या करने वाले हैं, दीर्घ प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं, दीर्घ प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोग को जो बातचीत करना है वो हमसे बातचीत कीजिए। आप लोग को क्या दिक्कत है, एमडी विजाज बात कर रहे हैं कहीं और, आयुष कुमार कुछ और बात कर रहे हैं, नीरू कुमार, काजल कुमारी, रेखा कुमारी, सनातनी, बॉय सोनू, जो बातचीत करना है अब हमसे बात कीजिए। आपको क्या समस्याएं हैं, क्यों नहीं आप पढ़ना चाहते हैं, विवेक कुमार, प्रभाकर कुमार, जो बातचीत करना है हमसे बातचीत करें। क्या डाउट है, क्या इस क्लास से समस्याएं हैं आपको, क्यों केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आती है, या केमिस्ट्री आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, या फिर हमें केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आता है, क्या समस्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जरा एक बार हम देखना चाहते हैं भाई। ठीक है, कमेंट कीजिए एक बार, क्योंकि आपके 25 क्वेश्चन थे, आपके 24 क्वेश्चन थे। 25वां क्वेश्चन आपको आता है मोललता क्या है और मोलरता क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। मोललता और मोलरता को एक्सप्लेन करना है, मोललता और मोलरता को एक्सप्लेन करना है, ये आप कर सकते हैं और ये हम आपको बताए भी हैं, तो आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है सर, फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं हो रही है, होगा मंडे और ट्यूसडे फिजिक्स की क्लास होता है, मंडे और ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे
ट्यूसडे जो है ये आपके फिजिक्स के क्लास होते हैं, ये आपके फिजिक्स के क्लास है, ठीक है। थर्सडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है, ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है, सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे जो है, और थर्सडे जो है ये इसमें जो है आपको क्या मिलेगा, केमिस्ट्री का क्लास मिलेगा, केमिस्ट्री का। और जो फ्राइडे और सैटरडे है, ये फ्राइडे और सैटरडे आपको बायोलॉजी का क्लास मिलेगा, बायो का क्लास मिलेगा, ठीक है। अब क्या दिक्कत है सर, मैं तो अभी आई हूं, काजल ठाकुर, अच्छा कोई बात नहीं है। नीरू कुमारी, क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको आज का क्लास जैसा भी लगा होगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, बाय बाय, सी यू अगेन, जय हिंद, नमस्कार।